हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMC-IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। या बुक में से एक और नाम दे रखा है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप किसी से भी बोलो, मतलब एक ही है। देखो, इससे इस टॉपिक को समझने से पहले मैंने आपको जो पिछली वाली वीडियो पढ़ाई थी, वीडियो बनाई, उसके अंदर मैंने बताया आयनन ऊर्जा के बारे में। आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के बातम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, बातम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है ना, ये जस्ट उसकी उल्टी है। ये क्या है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बातम कोष में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। सॉरी, मैंने यहाँ पर इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बातम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इसे EA या डेल EGS से दर्शाते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बातम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, और इसे EA से दर्शाते हैं। देखो, इसको और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कोई परमाणु है जो गैसीय अवस्था में है और अकेला है। विलगित का मतलब एक होता है और गैसीय परमाणु गैसीय अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो देखो, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है, और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दान देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर चार्ज आएगा माइनस का, M-1। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम EA1 से दर्शा रहे हैं। EA1 से दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब देखो M-1 है, M-1 ये भी गैसीय है। इसने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इसने भी क्या बना दिया? M-2 प्लस EA2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में पहले ही है, -1 इलेक्ट्रॉन पहले ही है, एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए यहाँ पर -2 चार्ज आ गया। इसी प्रकार ये अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो देखो सही है, एक सिंगल परमाणु था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, माइनस चार्ज आ गया, ऊर्जा रिलीज हुई। फिर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, M-2 हो गया, ऊर्जा रिलीज हुई। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, M-2 यहाँ पर, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऊर्जा रिलीज हो गई, ये वाली। ठीक है, लेकिन अब देखो, ये तो सही है, ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। क्यों गलत है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वाला सही है और सेकंड और थर्ड ये मैंने बताया ये गलत होता है। देखो, कोई भी सिंगल परमाणु है, गैसीय अवस्था में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, माइनस चार्ज आ गया और ऊर्जा रिलीज की, तो EA1 आ गया। जब कोई परमाणु ऊर्जा रिलीज करता है तो हम उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। भैया, जब भी कोई परमाणु ऊर्जा रिलीज करता है, जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा रिलीज होती है, उत्सर्जित होती है, तो उस प्रक्रम को ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं। ये तो आपको पता है। अब देखो, यहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ गया, M-1 के पास में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसे एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे तो आप बताओ क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? क्या इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पहले ही है और आप इलेक्ट्रॉन इसको और देना चाह रहे हो, इलेक्ट्रॉन पहले ही है और इलेक्ट्रॉन आप और देना चाह रहे हो, तो क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? क्या नहीं करेगा भैया, नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर आप इसको एनर्जी दो, इस प्रतिकर्षण को कम करने के लिए आप बाहर से एनर्जी दो, तो प्रतिकर्षण कम हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर ऊर्जा रिलीज नहीं होगी, यहाँ पर ऊर्जा रिलीज नहीं होगी, यहाँ पर ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, ऊर्जा आपको बाहर से देनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा और इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको, तो ये हो जाएगा आपके EA2। समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या प्रतिकर्षण होगा, इस प्रतिकर्षण को कम करने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? ऊर्जा दे रहे हो ना, ऊर्जा देते हो तो हम इसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी कहते हैं, ऊष्माशोषी। जब भी किसी प्रक्रम में ऊर्जा दी जाती है तो उसे हम ऊष्माशोषी कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर M-2 हो गया। अब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही है और आप इसे एक और इलेक्ट्रॉन दो, तो ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, इसकी तुलना में तो और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा,
क्योंकि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही है, लेकिन आप वही और अगर ऊर्जा दोगे उसमें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो ये भी क्या होगा, इसमें ऊर्जा दी तो ये ऊष्मा शोषी हो गया। ठीक है ना, मतलब किसी का पेट पहले भरा हुआ है, आप उसे और कुछ खाने को दो तो नहीं खाएगा, लेकिन आप प्रेशर डालो तो वो कुछ ना कुछ खा लेगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो एक और चीज आप ध्यान रखो कि जब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होते हैं, जब किसी प्रक्रम में ऊर्जा रिलीज होती है, उत्सर्जित होती है, तो हम उसके लिए हमेशा माइनस चिन्ह का यूज करते हैं। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए माइनस चिन्ह और ऊष्माशोषी के लिए हम प्लस चिन्ह का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ऋणात्मक और इनका मतलब होता है धनात्मक और धनात्मक, धनात्मक और धनात्मक, है ना। ये आपको समझ में आ गया, धनात्मक और धनात्मक। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछे की तो बता देता हूं कि किसी भी परमाणु की जो प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, किसी भी परमाणु की जो प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और जो बाकी होती है दूसरी और तीसरी, वो क्या होती है, वो आपके धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। पहली इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होती है और दूसरी तीसरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन और इसको हमने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से, कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक किसको, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक या इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमाणु आकार। परमाणु आकार या एटम की साइज, है ना। देखो इसको मैं आपको एकदम सिंपल समझाता हूं, समझना। ये एक छोटा परमाणु है और इधर देखना, ये छोटा परमाणु है, छोटा परमाणु, और ये बड़ा परमाणु, छोटा परमाणु और बड़ा परमाणु दिख रहा है ना। ये छोटा, ये बड़ा परमाणु, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा आकर्षित करेगा, भैया देखो इसके अंदर भी नाभिक है, इसके अंदर भी नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं जो धनावेशित होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो 100% ये भी इसको आकर्षित करेगा, ये नाभिक भी इसको आकर्षित करेगा। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा आकर्षित करेगा। तो अगर आप देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पर जो नाभिक है और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में दूरी क्या है, कम है, दूरी कम है। और यहाँ पर देखो दूरी क्या है, ज्यादा है कि नहीं है। यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर दूरी क्या है, ज्यादा है। तो अगर दूरी कम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम है, तो भैया आकर्षण भी तो ज्यादा होगा, आकर्षण भी तो ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर दूरी कम है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम है, तो आकर्षण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर दूरी ज्यादा है, यहाँ पर जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी ज्यादा है, तो आकर्षण तो होगा लेकिन इसकी तुलना में कम होगा। तो अगर छोटा परमाणु है तो क्या होगा, आकर्षण ज्यादा होगा। और अगर बड़ा परमाणु तो आकर्षण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनके बीच में दूरी ज्यादा होती है। भैया जितना ज्यादा आकर्षण होगा ना, जितना ज्यादा आकर्षण होगा ना, ऊर्जा भी उतनी ज्यादा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा भी उतनी ज्यादा उत्सर्जित होगी। और जितना ज्यादा आकर्षण कम होगा, ऊर्जा भी उतनी कम होगी। अगर आकर्षण ज्यादा होगा तो ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आकर्षण कम होगा तो ऊर्जा भी कम होगी। अरे आप जितना ज्यादा खाना खाओगे तो उतनी ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, सेम है। अगर आप ज्यादा खाना खाओगे तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, कम खाना खाओगे तो आपको कम एनर्जी मिलेगी। सेम है कि अगर आकर्षण ज्यादा होगा तो ऊर्जा भी ज्यादा होगी, आकर्षण कम होगा तो ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। तो इनसे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर परमाणु का आकार बड़ा है तो ऊर्जा कम होती है, आकार छोटा है तो ऊर्जा ज्यादा होती है। मतलब जो परमाणु आकार होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता के। ठीक है, ये था आपके पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड बहुत प्यारा पॉइंट है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
या इसे हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। देखो प्रभावी नाभिक के आवेश का मतलब कि अब जानना प्रोटोनों की संख्या, प्रभावी नाभिक के आवेश का मतलब भी प्रोटोनों की संख्या। जितने ज्यादा प्रोटोन होंगे प्रभावी नाभिक के आवेश उतना ज्यादा होगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को कैसे प्रभावित करता है। ये आपके पास में कोई परमाणु है जिसके अंदर देखो प्रोटॉन बहुत सारे हैं, इतने सारे प्रोटॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो देखो इतने सारे प्रोटॉन और इनके एक इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण कितना होगा भाई, प्रोटोनों की संख्या बहुत ज्यादा है। प्रोटोनों की संख्या ज्यादा मतलब प्रभावी नाभिक के आवेश बहुत ज्यादा है। अगर प्रोटोनों की संख्या ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण भी तो ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में आकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। इतने सारे प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं, तो देखो आकर्षण क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है भैया, आकर्षण ज्यादा हो रहा है। आकर्षण ज्यादा हो रहा है तो ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी, ज्यादा ही उत्सर्जित होगी। जितना ज्यादा आकर्षण होगा ऊर्जा उतनी ज्यादा उत्सर्जित होगी। तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन बहुत सारे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी आकर्षित करेंगे, तो आकर्षण ज्यादा होगा, ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो इससे पता चलता है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो समानुपाती होती है किसके, प्रभावी नाभिक के आवेश के। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में ये से नोट कर रहा हूं, है ना। और थर्ड हम पढ़ते हैं अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक। अर्धपूरित एंड पूर्णपूरित कक्षक, एंड पूर्णपूरित कक्षक, अर्धपूरित एंड पूर्णपूरित कक्षक। देखो क्या होता है अर्धपूरित एंड पूर्णपूरित कक्षक। पूर्णपूरित की पहले हम बात करते हैं, पूर्णपूरित फिर अर्धपूरित की बात करते हैं। जैसे पी है, पी के अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं इनको और कक्षक में आपको बढ़कर बता देता हूं। पी के अंदर 3 कक्षक होते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो क्या ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्या, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहो तो क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन पहले ही है भैया, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं। इसके सब कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जो आ रहे हैं। तो आप इसकी जान लेकर मारोगे क्या इसको, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे दोगे आप, नहीं दे सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा तो ऊर्जा कैसे रिलीज करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं करेगा तो ऊर्जा कैसे रिलीज करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, वो क्या होती है, शून्य होती है। पूर्णपूरित की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कितनी होती है, शून्य होती है। फिर हम बात करते हैं अर्धपूरित की। अर्धपूरित इसके आधा P3 होगा, है ना। देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है जो पूर्णपूरित और अर्धपूरित कक्षक होते हैं ना, इनका स्थायित्व तो अधिक होता है। ये स्थायी होता है, ये स्टेबल होता है, यह मैंने आपको बता रखा। तो P3 क्या है, स्थायी है। कोई चीज स्थायी है ना तो स्थायी रहना चाहती है, स्टेबल है तो स्टेबल ही रहना चाहती है, उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहती है। तो अब अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन दो तो ये कोशिश करती है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती है, ये पूरी कोशिश करती है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती, क्योंकि ये पहले स्थायी अवस्था में। तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करेगी, इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है, जो अस्थायी होते हैं, पर ये तो स्थायी है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन जब आप इसे कुछ कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये ग्रहण कर लेगा, लेकिन कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बहुत कम। अगर इसकी तुलना में P4 और P3 दोनों है ना, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये नहीं करेगा। यह बात आप ध्यान रखना, इससे रिलेटेड हम सवाल भी करेंगे अभी। तो इनका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है, स्थायी ज्यादा होती है तो इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण नहीं करे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इनके व्युत्क्रमानुपाती होगी, अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षकों के। आया समझ में। ठीक है। तो ये मेन रूप से 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने, प्रभावित करने वाले कारक में। परमाणु आकार तो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के। प्रभावी नाभिक के आवेश क्या होता है, समानुपाती होते हैं। और अर्धपूरित पूर्णपूरित जो कक्षक होते हैं वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के। ओके। अब देखो हम बात करते हैं आवर्त सारणी में इसकी आवर्तीता क्या होती है। आवर्तीता मतलब इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो आवर्त सारणी को आप देखो, आवर्त सारणी में आपको पता है आप बाह्य दाएं चलते हो इस तरह से, भैया आवर्त सारणी बाह्य दाएं चलते हो तो क्या होता है, आपको पता है बाह्य दाएं चलने पर परमाणु का आकार जो होता है ना, परमाणु आकार वो क्या होता है, छोटा होता है। परमाणु का आकार छोटा होता है, यहां पर और लिख देता हूं छोटा। और ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हो तो क्या होता है, परमाणु का आकार बड़ा होता है। परमाणु आकार जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है।
परमाणु आकार क्या होता है, बड़ा होता है। बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार छोटा होता है और ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार बड़ा होता है। अभी आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिख रखा है कि परमाणु का आकार व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का। मतलब अगर आकार बड़ा है तो ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अगर आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो आपकी होगी वो होगी कम होगी, कम। और अगर आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ये है क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। इस पॉइंट से मैंने आपको बता दिया कि वर्ग ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो कम होती है और बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा, क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार छोटा होता है, ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार बड़ा होता है। और जो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, इलेक्ट्रॉन इसके परमाणु साइज के। तो परमाणु साइज बड़ा तो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम, और परमाणु का आकार छोटा तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे आपको पॉइंट समझ में। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना है। ओके, तो आप इनको नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट और हर बार पूछे भी जाते हैं। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो नॉर्मल एग्जाम में पूछ लेते हैं, 11th और 12th वाले एग्जाम में तो हर बार पूछ ही लेता है। देखो क्या क्वेश्चन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, ये आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। आपसे पूछे कि इनको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो कि किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, आपको बताना है। तो आप देख पा रहे हो कि ये 17 वर्ग है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 17 वर्ग है, 17 वर्ग है और ये ऊपर से नीचे चल रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे चल रहे हैं। तो आपको पता है, चलो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसे और सही समझ में आएगा। आपको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलते तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो आपको पता है आयनन ऊर्जा, सॉरी जो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो क्या होती है, कम होती है। ऊपर से नीचे चलने पर ये क्या होती है, कम होती है। अगर ये कम होती है तो इनमें सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। तो इसका आप क्रम लिखोगे कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये क्रम ही तो लिखोगे कि फिर सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्रम लिखोगे जो आपने पढ़ा उसके अनुसार तो ये लिखोगे। बट ये गलत है, बट ये गलत है। इसका जो सही क्रम है वो होता है क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये क्रम एकदम सही है। ये गलत है, गलत है और ये एकदम सही है। क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन की। क्यों होता है ऐसा, देखो यहां पर ही गड़बड़ इन दोनों में, तो मैं बताता हूं गड़बड़ क्या है। फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन पता, देखो आपको पता है फ्लोरीन छोटा होता है, क्लोरीन बड़ा होता है, फ्लोरीन छोटा, क्लोरीन बड़ा। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु जो फ्लोरीन परमाणु होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, क्लोरीन कैसा होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन। देखो अगर कौन सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा तो आपको पता है कि फ्लोरीन ज्यादा आकर्षित करेगा, क्लोरीन कम आकर्षित करेगा, सही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप घर में मेहमान बुलाना चाहते हो, आप घर में मेहमान बुलाना चाहते हो लेकिन घर में जगह ही नहीं है तो उनको रखोगे कहां पर, मेहमान को कहां पर रखोगे, उनको कहां पर सिलाओगे, उनको कहां पर बिठाओगे। जब आपकी जगह ही नहीं है तो आप कहां पर बिठाओगे मेहमान को। तो देखो यहां पर भी सेम कंडीशन है, ये आकर्षित तो पूरा करता है, इनमें आकर्षण की प्रवृत्ति तो ज्यादा होती है लेकिन आकार छोटा होता है, रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि आकार भी बड़ा होता है और आकर्षित भी करता है, इसलिए इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, इसकी ऊर्जा कम होती है और ये क्रम एकदम सही होता है। बस रीजन यही है कि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, बड़ा होने के कारण ऊर्जा ज्यादा रिलीज होती है क्योंकि इसके पास में जगह नहीं होती इस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है किसकी होगी, तो हम जल्दी जल्दी में फ्लोरीन की कर देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। और रीजन पूछ लेते हैं तो परमाणु का आकार के कारण। और यह नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है आवर्त सारणी में, तो किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ओके,
तो इसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। फिर हम पढ़ते हैं, देखो एक और क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे दिया। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिख दो, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे दिया। तो आप देख पा रहे हो कि पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन आता है। ये आवर्त में 22 चलते आते हैं। इधर आता है केस जी, सुनो प्रभु, नाना पापा, सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से डिपो, ये क्रम आता है। तो आवर्त सारणी में 22 चलते हैं। तो आपने पढ़ा है कि आवर्त सारणी में अगर 22 चलते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा होती है तो आपका क्रम क्या होना चाहिए था, ये है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम क्या होना चाहिए था, ये है। कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ये क्रम होना चाहिए था, बट ये क्रम नहीं होता है। ये क्या आपके गलत है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्रम गलत है। अब सही क्या है, तो सर सही है नाइट्रोजन, फिर कार्बन और फिर ऑक्सीजन, ये 100% सही है। नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये एकदम सही है। अब ऐसा क्यों है कि ये सही, ये गलत है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बात करते हैं। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, नाइट्रोजन का होता है 2p3, है ना, आगे नहीं बता रहा हूँ। कार्बन का होता है 2p2 और ऑक्सीजन का होता है 2p4। कक्षा बना कर भी बता देता हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, और इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, आगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख पा रहे हो कि जो नाइट्रोजन भाई साहब है ना, ये क्या है, अर्धपूरित है। और अभी हमने लास्ट वाला टॉपिक यही पढ़ा था कि जो अर्धपूरित होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहते तो इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होती है, इसलिए नाइट्रोजन की कम है, उससे ज्यादा कार्बन की, और कार्बन से ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो आपको ये क्रम भी ध्यान रखना है, ठीक है। नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपको इनका ऑर्डर ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का। और कई बार इसे पूछ लेते हैं कि जो वर्ग 2 है, वर्ग 2 के तत्व जो है उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी शून्य होती है। वर्ग 2 के तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी शून्य होती है, क्यों, समझो। तो देखो वर्ग 2 में कौन कौन से आते हैं, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, ये तो आपने पढ़ रखा है। अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं ना, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 होता है। मतलब देखो 1s2, इसका 2s2, इसका 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। इसी प्रकार इसका निकालो तो 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आप देख पा रहे हो कि जो वर्ग 2 के तत्वों के बाध्यम कोश है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 सब में 2 इलेक्ट्रॉन है। आज कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो क्या अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हो क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हो क्या, नहीं भर सकते, क्योंकि एक कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण ही नहीं करेगा। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी शून्य होगी। इसलिए वर्ग 2 के तत्व और इसी प्रकार वर्ग जो 18वां अक्रिय गैस है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, p6 होता है। p6 अक्रिय गैसों का होता है ना, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है और वर्ग 2 के इलेक्ट्रॉन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, वो क्या होती है, शून्य होती है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की परिभाषा को समझ लिया, फिर इससे प्रभावित करने वाले कारक और कुछ क्वेश्चंस भी इसमें से कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।